तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कानून प्रवर्तन एजेंसीज के बारे में, जिसे इंग्लिश में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी देश की न्यायपालिका के लिए ये एजेंसीज बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इनका मुख्य कार्य ये होता है कि समाज को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो कार्यपालिका ने कानून बनाए हैं, उनका उल्लंघन करने वालों की खोज करना और उनको सजा दिलवाना, यही काम होता है इन प्रवर्तन एजेंसीज का। अब यूं तो भारत में कई तरीके की कानून प्रवर्तन एजेंसीज हैं, जिसमें से कुछ एक तो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती हैं और कुछ एक राज्य सरकारों के अंतर्गत। इनमें मेनली है सीबीआई, इनका नाम आपने सुना होगा, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, ईडी, डीपीआई, नेट ग्रिड, एनसीबी, एनसीआरबी, डीआईए और एनसीसीसी, जो कि आज के साइबर क्राइम सेंटर के रूप में जानी जाती है, नेशनल साइबर क्राइम सेंटर। ये जितनी भी एजेंसीज हैं, ये लोगों की मदद के लिए ही होती हैं। ये कानून को तोड़ने वालों को रोकने के लिए होती हैं, उन्हें सजा दिलवाने के लिए होती हैं। तो ये सब न्यायपालिका के लिए एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली 3 एजेंसीज की बात करने वाले हैं। एक है सीबीआई, दूसरी है एनसीबी और ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब मैं क्या करूंगा कि एक एक करके ये तीनों आपको बताऊंगा, जिससे आपका कंफ्यूजन भी दूर हो और आपको एग्जाम्स में भी मदद मिले। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीबी की, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। ये जो वर्ड है नारकोटिक्स, ये ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, मतलब ये नशे से, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा कि एनसीबी ने इसे पकड़ लिया, एनसीबी ने उसे पकड़ लिया। वो इसलिए क्योंकि उनके पास ड्रग्स मिलते हैं या फिर ड्रग पैडलर्स से उनके संबंध होते हैं। ड्रग पैडलर्स वो होते हैं जो ड्रग बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर है। मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्य संबंध सीधे सीधे गृह मंत्रालय से है, मतलब ये गृह मंत्रालय के अंडर आती है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है करंट के अंदर, वो हैं सत्यनारायण प्रधान। एनसीबी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये एक अधिनियम है, एक लॉ का नाम है, जो कि बना था 1985 के अंदर। उसके तहत एनसीबी की स्थापना 1986 में की गई थी। याद रखिए, एक्ट बना था 1985 में और स्थापना हुई थी 1986 के अंदर। अब इसका जिक्र आपको संविधान में भी मिल जाएगा। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 47, जो कि चौथे भाग के अंदर आता है, जहां पे नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं, डीपीएसपी। इनमें यह कहा गया है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो औषधियों को छोड़ के, जो औषधीय प्रयोजन होते हैं उनको छोड़ के, दवाइयों को छोड़ के, जितनी भी नशीली दवाएं बिक रही हैं, नशीला पदार्थ बिक रहा है, उस पर बैन लगाए, उसको रोके, उस ड्रग्स को रोके। तो कहीं ना कहीं नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए राज्यों को एनसीबी की जरूरत पड़ती रहती है और वो उसका इस्तेमाल करते भी रहते हैं। अब मुख्यतः वो कौन से राज्य हैं जहां एनसीबी सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है? तो वो है पंजाब, सिक्किम जैसे राज्य, मतलब ऐसे राज्य जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज से जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे पंजाब जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, राजस्थान भी जुड़ा हुआ है, वहीं असम और सिक्किम जैसे राज्य दूसरे देशों से भी जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब इन एरियाज में बॉर्डर से ड्रग्स अंदर आ जा सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे एनसीबी को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है और यहाँ पे एनसीबी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहीं से सप्लाई चेन शुरू होती है। बात करें एनसीबी के कार्य और शक्तियों की, तो देखो, एनसीबी अपने काम के लिए सेंट्रल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि सीईआईबी, इसके अलावा कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, सीबीआई, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट और अदर एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। मतलब यह है कि इन सब के साथ मिलकर वो काम करती है। अब सीधी सी बात है, वो अकेले तो कार्य कर नहीं सकती, उसको पुलिस की भी ज़रूरत पड़ती है, सीबीआई की भी ज़रूरत पड़ती है। कोई बड़ा नाम अगर उससे जुड़ा हुआ हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो एनसीबी के पास ये पावर है कि वो इन सब की मदद ले सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कुछ एक मुद्दों पर संधियां साइन कर रखी हैं, जैसे कि 1961, 71, 88 और 2000। इन वर्षों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कुछ एक संधियां साइन की थी, जिसके तहत भारत ने यह कहा था कि हम साथ देंगे दुनिया का, किसके लिए? नशे को रोकने के लिए, मतलब ड्रग्स को रोकने के लिए। तो एनसीबी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको समझ में आई कि यूएन की संधियां कौन कौन सी इन्होंने साइन की है, इसकी शक्ति क्या है कि ये बाकी एजेंसीज का यूज कर सकती हैं, इसके अलावा इसका कार्य क्या है, अनुच्छेद 47 के तहत ड्रग्स को कंट्रोल करना। इसके बाद हम बात करते हैं सीबीआई के बारे में। अब सीबीआई का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। देखिए, सीबीआई के बनने के पीछे एक हिस्ट्री है। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो 1941 में एक स्पेशल पुलिस बनाई गई थी स्पेशल केसेस को हैंडल करने के लिए। इसके बाद एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है संथानम कमेटी। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए उपाय देने की कोशिश की थी, मतलब उन्होंने सर्वे किया था और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो उपाय होंगे वो बताए थे। अब संथानम कमेटी ने यह सिफारिश की कि सीबीआई की स्थापना होनी चाहिए और इसकी स्थापना की गई। अब पहले तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत था, पर अब ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है।
यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत। ये केंद्र सरकार की समन्वय एजेंसी है। तो आप ये कह सकते हो कि जो सीबीआई है वो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आती है, और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? पीएमओ के, यानी कि पीएम का जो ऑफिस होता है उसके अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि अगर मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमों से जुड़ा हुआ है, मतलब कोई ऐसा मामला आता है जो सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हो, सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हो रहा हो, उस टाइम पर सीबीआई कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत नहीं रहती है, बल्कि वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत आ जाती है। ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो आयोग है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ही कार्य करता है। जो भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारी करते हैं या सार्वजनिक क्षेत्रों में होता है उसके खिलाफ ये काम करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके दो सेंटर हो जाते हैं, एक पीएमओ और एक केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब सीबीआई जो है वो तीन तरीके के मामले देखती है। एक है इकोनॉमिक ऑफेंस यानी कि आर्थिक अपराध, एक है भ्रष्टाचार के मामले, और एक है विशेष अपराध, जैसे कि कोई मर्डर मिस्ट्री हो जाए या किसी का सुसाइड केस हो जाए, तो ऐसे मामलों को सीबीआई हैंडल करती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मामला आता है जो पब्लिक में बहुत उछल रहा है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है उस मामले के लिए, तो जिस भी स्टेट में ये क्राइम हुआ है उस स्टेट की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है सीबीआई से कि आप प्लीज इस मामले को सॉल्व कीजिए। आपने हर्षद मेहता वाली सीरीज तो देखी होगी। हर्षद मेहता का नाम जब उछला था तो उनके केस में सीबीआई आ गई थी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इस मामले में इंटरेस्ट ले रही थी, तभी सीबीआई बीच में आई थी। इसके अलावा अगर सीबीआई की नियुक्ति की बात की जाए तो उसके लिए एक अलग कमेटी बैठती है जिसमें 3 लोग होते हैं। एक है पीएम जो कि चेयरमैन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। एक है लोकसभा के जो विपक्ष के लीडर हैं, मतलब विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो हैं वो, और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। ये तीनों मिलकर तय करते हैं सीबीआई की नियुक्ति को। ठीक है, अगर आप वर्तमान की बात करोगे तो वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद जी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है, और इसके जो फाउंडर थे वो डीपी कोहली जी थे। ये पूछ लिया जाता है कि सीबीआई के जो फाउंडर हैं वो कौन थे, तो आपको लिखना है डीपी कोहली। इसके अलावा सीबीआई के बारे में एक आखिरी चीज ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर इसको क्राइम कंट्रोल करना है तो ये इन्फॉर्मेशन किससे लेते हैं? इंटरपोल से लेते हैं। आपने इंटरपोल का नाम बहुत बार सुना होगा। तो इंटरपोल क्या करती है कि वर्ल्ड वाइड क्राइम को कंट्रोल करती है, कि क्राइम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। इंडिया में वो सीबीआई से टच में रहती है और सीबीआई को सारी इन्फॉर्मेशन भेजती रहती है कि ये चीज हो रही है या फिर ये क्राइम होने की संभावना है। इसके बाद हम आखिर में बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के बारे में। अभी अरविंद केजरीवाल जी के केस में आपने ईडी का नाम बहुत बार सुन लिया होगा। देखो, ईडी का जो मेन काम होता है वो इकोनॉमिक क्राइम्स को कंट्रोल करना होता है। जितने भी आर्थिक अपराध होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है, जैसे कि 2G स्कैम हुआ, यस बैंक का स्कैम हुआ, इसके अलावा आईएनएक्स मीडिया स्कैम, जी हाँ, जिसमें पी चिदम्बरम पर चार्जेस लगे थे कि आपके खिलाफ स्कैम का केस है, तो ये वाला याद होगा आपको। तो इसका जितना भी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी तहकीकात है, वो ईडी ही करती है। अब देखो, ये किसके अंतर्गत आती है? वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उसके अंतर्गत ईडी काम करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जो है वो राहुल नवीन जी हैं। देखो, ईडी के बनने के पीछे एक हिस्ट्री है। सबसे पहले तो समझ लो कि जो फेरा है, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1947, ये एक अधिनियम था जो कि विदेशी मुद्रा के लिए बना था। जब ये कानून टूटने लगा था, मतलब विनिमय नियंत्रण का कानून उल्लंघन हो रहा था, तो उसे रोकने के लिए वित्त विभाग ने एक यूनिट बनाई थी जिसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। 1957 में इसका नाम बदल के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया, ईडी रख दिया गया। लेकिन आगे चल के इसको राजस्व विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। वित्त मंत्रालय का ही एक राजस्व विभाग होता है जिसको आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हो, उसके अंतर्गत इसको काम सौंप दिया गया कि आप इसके अंतर्गत काम कीजिए। अगर आपको लगे कि सार्वजनिक क्षेत्रों में जरा सा भी भ्रष्टाचार हो रहा है, आर्थिक अपराध हो रहे हैं, तो आप इस पे एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 मेन एक्ट हैं जिनके अंतर्गत ईडी कार्य करती है। पहला तो है फैमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसको हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। इसमें क्या होता है कि विदेशी मुद्रा का जो विनिमय होता है उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई घपला हो रहा है, उसको रोकने के लिए ईडी कार्य करती है। कभी कभी क्या होता है कि विदेशी मुद्रा लोग अंदर कर लेते हैं या फिर विदेशी मुद्रा में अपना पैसा छुपा देते हैं, तो ईडी उस मामले को देखती है। दूसरा है पीएमएलए, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया था। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता है किसी के खिलाफ, तब ईडी एक्शन में आ जाती है। और तीसरा है कॉफेपोसा। इसमें क्या होता है कि जो तस्करी की गतिविधियां हैं उनकी रोकथाम के लिए भी एक कॉफेपोसा एक्ट लगता है और वहां पर भी ईडी प्रभावी रूप से कार्य करती है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम हो जाते हैं,
फैमा, पीएमएलए और कॉफेपोसा जिनके अंतर्गत ईडी कार्य करती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एनसीबी, सीबीआई और ईडी तीनों समझ में आई होंगी। आगे की वीडियोस में मैं आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बताऊंगा, और अगर आप मुझसे कहेंगे कि और एजेंसीज के बारे में बताइए तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।